नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा, गजवाए हिंद। यह शब्द जो है आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब तक इस शब्द को हम पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं उनके मुंह से सुनते आए थे। इस शब्द को पाकिस्तान की तरफ से जो भारत पर आतंकी हमले होते रहे, उन आतंकी हमलों के जो मुखिया थे उनके मुंह से सुनते रहे, आतंकवादियों के मुंह से सुनते रहे, भारत विरोधियों के मुंह से सुनते रहे। क्योंकि यह कहा जाता है गजवाए हिंद दरअसल एक अवधारणा है कि भारत पर हमला करके भारत को गजवाए हिंद बनाना है, यानी भारत को पूरी तरह से इस्लामी देश बना देना है। और कोई काफिर, यहां पर काफिर से मतलब है कि कोई भी गैर इस्लामी नहीं बचना चाहिए, और गजवाए हिंद के लिए जो लड़ेगा वो दरअसल शहीद कहलाएगा। इसीलिए जब भारत पर हमला करने वाले आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनको शहीद बताया जाता है। जो आतंकी दस्ते हैं उनको शहीद बताते हैं। लेकिन ये सब आतंकवादी करते हैं, पाकिस्तान इसका उपयोग करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन अगर देश की सबसे पुरानी और देश की सबसे बड़ी इस्लामी शिक्षा की संस्था अगर गजवाए हिंद की अवधारणा को सही ठहराती है तो फिर इसके मायने क्या हैं? एक ऐसी संस्था जिसकी विचारधारा न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इस्लामी जो तमाम मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वहां पर पढ़ाई जाती है, वहां फैलाई जाती है। वो विचारधारा से जुड़ा जो संगठन है, जो संस्था है, वो अगर गजवाए हिंद की अवधारणा को सही ठहराए तो फिर इसे क्या कहेंगे? और भारत में रहने वाला कोई गजवाए हिंद की अवधारणा के तहत भारत पर हमले को जायज ठहराए, भारत पर हमला करके भारत को गजवाए हिंद बनाने की अवधारणा को सही ठहराए तो उसे क्या कहेंगे? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दारुल उलूम देवबंद दिल्ली से महज करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है और दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा इस्लामी तालीम का सेंटर है ये। और दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर, इसकी वेबसाइट पर जो गजवाए हिंद की अवधारणा है इसको सही ठहराया गया है। और इसी को लेकर बवाल हो गया, विवाद हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि यह बच्चों के मन में भारत के प्रति नफरत, जहर घोला जा रहा है। इन बच्चों को भारत के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है। इसलिए एनसीपीसीआर ने बाकायदा सहारनपुर के प्रशासन को कहा है कि इस मामले में देशद्रोह की धारा के तहत एक्शन होना चाहिए और 3 दिन के अंदर एक्शन होना चाहिए। और सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट जो है प्रशासन, वो भी हरकत में आ गया है। तो आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि यह बहुत गंभीर मसला है। क्या किसी गलती से ऐसा हो गया दारुल उलूम देवबंद में? क्या किसी व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा कर दिया? कोई गलती थी? अगर गलती थी तो क्या दारुल उलूम देवबंद इस गलती को मानने के लिए तैयार है? और अगर गलती नहीं थी तो सवाल यह है, उत्तर प्रदेश में देश की, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था, सबसे बड़ी इस्लामिक तालीम देने वाली संस्था अगर भारत के विरुद्ध इस तरह से युद्ध का ऐलान कर रही है तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी, डिबेट होगी। लेकिन इससे पहले इस विवाद को लेकर जो कुछ कहा सुना गया, जरा उसे सुन लीजिए। हिंदुओं को खत्म करके भारत में शरिया लागू करना, ये सब जायज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि गजवाए हिंद जायज है। जो चीजें मैं इतने दिन से कह रहा था सब सामने आ गई। दारुल उलूम देवबंद में घुसपैठिए कई बार पकड़े जा चुके हैं, अलगाववादी कई बार पकड़े जा चुके हैं। इस संस्था ने कई बार आतंकवादियों का केस लड़ा है।
हमारी पीआईएल 3 तलाक के खिलाफ, हलाला के खिलाफ, मुताह के खिलाफ, मिस्यार के खिलाफ, तहर्रुस के खिलाफ जो आई है, उसका दारुल उलूम ने विरोध किया है। तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाक के किनाया का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, दारुल उलूम उसका विरोध करता है। तो यानी जितनी विदेशी कुरीतियां हैं, जितनी इस्लामिक कुरीतियां हैं, उनका दारुल उलूम समर्थन करता है, भारत की संस्कृति का विरोध करता है, भारत की सोच का विरोध करता है, भारत की परंपरा का भी विरोध करता है, भारत के त्योहारों का विरोध करता है, नारी तू नारायणी का विरोध करता है, वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करता है, यत्र नारस्त्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का विरोध करता है, सर्वमंगल मांगल्य, ये जो हमारी सोच है उसका विरोध करता है। जब विरोध करता है तो फिर ऐसी संस्था को भारत में चलने क्यों दिया जा रहा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा, मैं जिलाधिकारी सहारनपुर हूँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। हमें लगता है कि राष्ट्र हित में जितना जल्दी हो सके ऐसे संस्थानों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। अगर पीएफआई सिमी उभरी थी तो उसके पीछे ऐसी संस्थाओं का सहयोग और समर्थन था। बौद्धिक स्तर पे समर्थन कर रहे थे, अपनी और मुहर लगाने का काम कर रहे थे। जो वो सच्चाई अब सामने आ गई जब फतवा जारी किया मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने कि गजवा हिंद वैध है, तो इसलिए समय रहते इन पे कार्रवाई किया जाए ताकि इस तरह की कट्टरपंथी, इस तरह से देश विरोधी विचारधारा को दबाया जा सके और राष्ट्रवादी विचारधारा आगे बढ़े। फतवा ये इसीलिए है कि दारुल उलूम देवबंद को किसी तरह से बदनाम किया जाए। मुसलमानों की जो मजहबी शिनाख्त है उसको ख़त्म करने की जो साजिशें चल रही हैं ये उसी का हिस्सा है। 2 साल पहले भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा उठाया गया था कि वेबसाइट बंद की जाए, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद की जाए, इस पर इलीगल फतवे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ देवबंद को बदनाम करने की साजिश है। और मुझे लगता है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इसमें कामयाब नहीं होंगी। भारत पर आक्रमण करना ये इस्लाम की नीति है, और जो भी इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देता है, अगर प्राणोत्सर्ग भी करता है, वो बलिदानी, महाबलिदानी माना जाएगा, उसको जन्नत नसीब होगी। आप देखिए ये सहारनपुर का जो दारुल उलूम देवबंद है वो मात्र एक मदरसा नहीं है, वो एक मदरसों का बाप है, जननी है, जिनके हजारों नहीं मैं कहता हूँ लाखों मदरसे भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में चलते हैं। और इस्लामिक जिहाद को, आतंकवादियों को पालने पोसने का काम यही मानसिकता कर रही है। इन्हीं मदरसों के कारण जो इस तरह से सारा पूरी दुनिया की जो शांति है वो भंग है। ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से ये मदरसा संबद्ध है और इस तरह से इस्लामिक यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर झोंकने का जो काम कर रहा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये तो भारत विरोधी, भारत पर आक्रमण करने का सीधा सीधा षड्यंत्र है। इस तरह के अनेक फतवे इन्होंने पास्ट में भी जारी किए हैं। ये आतंक की जननी इस संस्था को पर प्रतिबंध अविलंब जरूरी है। देवबंद को भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की नीतियों में विश्वास नहीं है, भारत को पाकिस्तान पर शक्तियों के हवाले करना चाहते हैं और भारत का तालिबानीकरण भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आप गंभीर हैं कि देवबंद दरअसल भारत का तालिबानीकरण करना चाहता है और भारत की संप्रभुता, भारत का संविधान उसे स्वीकार नहीं है। तमाम चीज़ें हैं जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज की डिबेट में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रियंक कानूनगो जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं एनसीपीसीआर के, और इन्हीं के निर्देश पर एफआईआर जो है वो की जा रही है देवबंद के खिलाफ। और इसके अलावा मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं मौलाना साजिद रशीदी। मेरे साथ फिरोज़ बख्त अहमद जी जुड़े हैं, पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ मनीष शुक्ला भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले मैं 1 to 1
करीब 5-7 मिनट कुछ सवाल हैं जो मैं प्रियंक कानून की को जिसे सीधा करना चाहूंगा। प्रियंक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रियंक कानून को जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्ते प्रियंक कानून को जी। सबसे पहले प्रियंक कानून को जी को स्क्रीन पर लाइए, मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। प्रियंक कानून को जी, सबसे पहली बात, ये पूरा मामला जो आपके संज्ञान में कैसे आया और क्यों आपने इसमें ये कदम उठाने का तय किया? जुड़ी हुई शिकायतों को सुनना और उनका निष्पादन करना है। हमारे काम के हिस्से के रूप में ही हमको ये शिकायत हमारी नजर में आई। और ये जो मामला है, गजवाए हिंद में बड़ा स्पष्ट कर दूं अशोक जी, गजवाए हिंद इज एन एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट इंडिया। और अगर गजवाए हिंद को भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधि ही माना जाना चाहिए, क्योंकि गजवाए हिंद जो है भारत के ऊपर आक्रमण करने की बात करता है। अपने आप में जब ये गंभीर मामला आयोग की नजर में आया तो हमने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के हमने सहारनपुर के जिला प्रशासन से कहा है कि इस पर एफआईआर दर्ज करें। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी जी, हम सुन पा रहे हैं जी। देखिए क्या है कि देवबंद में दारुल उलूम जो मदरसा है वो केवल देवबंद तक सीमित नहीं है, वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो केवल भारत तक सीमित नहीं है। पूरे दक्षिण एशिया में दारुल उलूम देवबंद से संबद्ध मदरसे हैं। ऐसे हजारों मदरसे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में। उनमें करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। अब अगर उन बच्चों को ऐसे फतवों में ये पढ़ाया जाएगा कि भारत के ऊपर आक्रमण करते हुए अगर तुम मारे जाते हो तो तुम सर्वोच्च बलिदानी, तुम महानतम शहीद कहलाओगे, यू विल बी द ग्रेटेस्ट मार्टियर, ये जो है अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। हमको ये फतवा जो मिला उसमें बताया गया कि हजरत अबू हरेरा की एक हदीस के आधार पे सुन्नत अल नसाई पुस्तक में इमाम अल नसाई ने पूरा का पूरा एक अध्याय बनाया है और उस अध्याय में गजवा उल हिंद की बात कही गई है। यानी भारत पे हमले को जस्टिफाई किया गया है, भारत पे हमले को ग्लोरीफाई किया गया है, भारत के पर हमला करने को लेजिटिमाइज किया गया है। और बच्चों को आप ये बता रहे हैं, ये तो एन एक्ट ऑफ टेरर है। इनके विरुद्ध इस प्रकार के कृत्य करने पर गंभीर धाराओं में, देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा कृत्य उत्तर प्रदेश की धरती से किया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। हमने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को और सहारनपुर के जिला प्रशासन को इस बारे में बताया। लेकिन प्रियंक जी, सवाल यह है कि क्या आपने इस पूरे मामले में क्या देवबंद दारुल उलूम देवबंद के प्रशासन से, उनके लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी कि जब ये उनकी वेबसाइट पर जो मामला है वो क्या है, किस कंटेक्स्ट में उन्होंने लिखा है, किस वजह से उन्होंने लिखा है, क्या ये गलती से हुआ है, जानबूझकर हुआ, और उसके पीछे क्या उनकी अवधारणा है? क्या ये सब चीजें आपने जरूरी नहीं समझा कि उनसे आप पूछें? देखिए अशोक जी, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि दारुल उलूम देवबंद एक अवैध ढंग से संचालित मदरसा है जिसकी कहीं कोई मान्यता नहीं है। और दारुल उलूम देवबंद जैसी अवैध संस्थाओं से बात करना आयोग का कोई रूटीन काम नहीं है। हम सरकार से बात करते हैं, सरकार को ये तय करना होता है कि अवैध मदरसों पे, अवैध संस्थाओं पे इस प्रकार की गतिविधियों पर काबू कैसे करें। दूसरी बात जो आपने कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनसे बात किए बिना हम ये कैसे समझे कि ये इनका रूटीन का काम है गजवाए हिंद की बात करना। देखिए, इनका कई सारा लिटरेचर हमने अध्ययन किया है। इनके लिटरेचर में ये खुद लिखते हैं कि 1866 में, सन 1866 में जब इनकी दारुल उलूम देवबंद की स्थापना मदरसा अरबिया के रूप में हुई और बाद में वो दारुल उलूम देवबंद की तरह एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया, उस वक्त इनके जो प्रिंसिपल्स थे, इनके जो उसूल थे, जो इन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए, वो आदर्श इन्होंने वली उल्लाह देलवी नाम के मौलाना के लिखे हुए किए हुए कामों से स्थापित किए। अब ये वली उल्लाह देहलवी कौन है, ये जानना आपके दर्शकों के लिए बेहद आवश्यक है। वली उल्लाह देहलवी वो आदमी है जिसने अहमद शाह दुर्रानी को, अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा, गजवाए हिंद के लिए भारत बुलाया, उसने आकर के भारत पे आक्रमण किया,
पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, 1 लाख भारतीयों का कत्लेआम हुआ, 1 लाख भारतीयों का। तो जो वलीउल्लाह देलवी 1 लाख भारतीयों के कत्लेआम के लिए अहमद शाह अब्दाली को गजवाए हिंद के लिए भारत में आमंत्रित करता है, वो वलीउल्लाह देलवी दारुल उलूम देवबंद का आदर्श है, उनकी उसूल बनाता है, उसके बताए हुए रास्ते पर ये चल रहे हैं। तो गजवाए हिंद तो इनके खून में शामिल है, इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको कानून के माध्यम से सजा दी जाए। प्रियंक जी, आपने एक और बड़ी बात और बड़ी विवादित बात कर दी। आपने कहा कि ये दारुल उलूम देवबंद पूरी तरह से एक गैर कानूनी मदरसा है। जब आप ऐसा कहते हैं तो क्या आप ये भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, क्योंकि आप कह रहे हैं गैर कानूनी है और वहाँ पर इतने बच्चे, इतनी बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या आप ये भी चाहते हैं कि इसको बंद किया जाना चाहिए? और आप किस आधार पर ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है? देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा और सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। सरकार ने कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार कानून, और उसमें दायित्व सरकार को दिया गया कि हर बच्चे को स्कूल लेकर के आने की जिम्मेदारी उसकी है। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 1 के भाग 5 में मदरसों को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर कर दिया गया। अब जो कानून के दायरे के बाहर है वो अवैध है, जो कानून के दायरे के बाहर है उसको चलना किसी भी प्रकार से बच्चों के हित में नहीं है। और फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बच्चों के मौलिक संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, तो इन मदरसों में बच्चों का मौलिक संवैधानिक अधिकार हनन हो रहा है। हमने हाल ही में लगभग 1.5 दर्जन राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को सम्मन करके बुलाया, उनसे बोला कि ऐसे सारे अन्य मदरसों की मैपिंग करिए, ऐसे सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराइए। तो इस पर राज्य सरकारें काम करना शुरू कर चुकी है। ओके, प्रियंक जी, आप 5 मिनट और रुकिएगा, मैं डिबेट को शुरू कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है डिबेट शुरू हो तो आपसे एक आध कोई सवाल भी हो, मेरे कोई मेहमान जो अलग अलग मेहमान है, हो सकता है आपसे कोई सवाल भी करना चाहें। तो मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ जो हैं फिरोज़ बख्त अहमद जी जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, मैं प्रियंक जी को विदा करूंगा 5 मिनट में, और उसके बाद आप चारों मेहमान जो उनके बीच डिबेट होगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? आपका कोई प्रश्न है जो है प्रियंक जी से? नहीं, मेरा कोई प्रश्न इनसे नहीं है जी, और इसलिए नहीं है कि ये इतने विद्वान आदमी को भारत सरकार ने इतने छोटे से पद पे कैसे रखा हुआ है। नहीं, निजी टिप्पणी मत कीजिए, सुनिए। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी सुनिए मेरी, प्लीज मेरी बात, वो आपकी राय। सर, आप अगर सवाल करने के लिए सुनिए। नहीं मौलाना साजिद रशीदी प्लीज, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन निजी नहीं। सर साजिद रशीदी जी प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, निजी टिप्पणी नहीं। बात कर रहा हूँ। नहीं, निजी टिप्पणी कर रहा हूँ सर, निजी टिप्पणी की बात कर रहा हूँ। हाँ, किसकी? ऐसे आदमी को तो किसी खुफिया एजेंसी में होना चाहिए, जिनको सारी जानकारी होनी चाहिए। इतने छोटे से पद पे रखा हुआ है इनको। चलिए ठीक है, वो आपका जानकारी है। मुझे लगता है मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो देवबंदी मकतबे फिक्र के सबसे बड़े मुहद्दिस हुए हैं, उनके बारे में इतनी भयानक टिप्पणी इन्होंने कर दी है, मैं क्या कहूँ इनको। इनको तो शाह वलीउल्लाह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, और देवबंद क्या है, देखिए देवबंद क्या है, देवबंद को समझ लीजिए। देवबंद वो मदरसा है, वो मकतबे फिक्र है जिसने जंग आजादी में 60,000 उलमाए कराम की कुर्बानियां दी, जिसने जंग आजादी में महात्मा गांधी को पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराया अपने खर्चे पर, जिसमें हुसैन अहमद मदनी जैसा सपूत हिंदुस्तान को दिया, जिसने अंग्रेज के खिलाफ खड़े होकर कहा था कि मैं अंग्रेज की फौज में शामिल होने को हराम कहता हूं, और जज के सामने कहा कि हाँ मैंने फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में शामिल होना हराम है। ऐसे सपूतों को दारुल उलूम ने पैदा किया है। ये कह रहे हैं दारुल उलूम के बारे में। दूसरी बात, गजवा हिंद को मैं समझा दूं, शायद मेरे भाई को जानकारी नहीं है, मैं समझा देता हूँ। गजवा उसको कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड थे आखिरी, वो बजाते खुद शरीक हुए, उसको कहते हैं गजवा। और जिसमें वो शरीक नहीं हुए वो आम लड़ाई मानी जाती है, जो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई। अब मुझे ये बताइए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मौजूद नहीं है,
तो उनके मौजूद न होने की सूरत में गजवा कैसे हो सकता है? जो लोग इसको बिला वजह मुसलमानों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको समझा रहा हूं, गजवा तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, एक आदमी ने मुफ्ती साहब से सवाल किया कि गजवा हिंद क्या है और उसमें अगर कोई आदमी मरेगा तो उसको क्या होगा? तो मुफ्ती ने ईमानदारी के साथ उसका जवाब ये दिया कि भाई नसाई शरीफ में एक हदीस मिलती है, उसमें इसका जिक्र है कि जो इस लड़ाई में मारा जाएगा वो शहादत मिलेगी उसको। सिर्फ इतना सवाल, इतना जवाब है उसमें। मैंने भी वो फतवा पूरा पढ़ा है। या तो उसमें सवाल करने वाले ने कहा कि क्या मैं लोगों के खिलाफ लड़ाई करूं या मुझे लड़ाई करनी चाहिए, ना जवाब देने वाले ने कहा कि आप हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई करो और आपको बहुत बड़ा दर्जा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ होता तो हम यहां नहीं रहते, हम पाकिस्तान में होते आज। जो मुसलमान यहां रहा है वो हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की सभ्यता, उसके कल्चर, उसके भाईचारे को समझ कर ही रहा है। ठीक है सर, ठीक है। हम पाकिस्तान को क्यों बुरा भला कहते हैं? ठीक है। हाँ, हम पाकिस्तान को इसीलिए बुरा भला कहते हैं कि पाकिस्तान में वो चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यहाँ हर आदमी को अपनी आजादी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी आजादी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई वो नहीं है। यहाँ मस्जिदों में बम नहीं फोड़े जाते। ठीक है, वहां तो नमाज पढ़ते पढ़ते मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं। ओके सर, मैं आपको आइडियोलॉजी को नकार कर हमने हिंदुस्तान को अपनाया है। ओके रशीदी जी, ओके, और फिर हमारे ऊपर रशीदी जी अभी पूरी, रशीदी जी बिल्कुल आपको और मौका दूंगा डिबेट का। मैं पहले तो अपने पैनल से बोल दूं कि आप मनीष शुक्ला जी का नाम गलत चला रहे हैं। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग नहीं है, मनीष शुक्ला जी बैठे हैं। मनीष शुक्ला जी का नाम सही चलाएं। भाजपा के वो प्रवक्ता हैं। नंदकिशोर गर्ग जी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए उनका नाम चला रहे हैं आप पैनल से लगातार। कृपया इसे सही करें, तुरंत सही करें। और दूसरी बात, मनीष जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मनीष जी 2 मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि प्रियंक जी को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी। प्रियंक जी को मैं मौका दे रहा हूँ, मैं आऊँगा आपको डिबेट में लेकर आऊँगा। प्रियंक जी, निजी चीज़ छोड़ देते हैं, वो तो आपको शायद चाहते हैं कि आप किसी और बड़े पद पर हो, वो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया उस पर आप जरूर जो है रिस्पॉन्ड करें। जी देखिए, साजिद रशीदी साहब जो कह रहे हैं कि मैंने वलीउल्लाह दहलवी के बारे में कोई बात बोली, हद की बात बोली, वो ये बताएं कि अहमद शाह अब्दाली को भारत बुला के भारत पे हमला करवाने वाला आदमी के वलीउल्लाह दहलवी नाम का व्यक्ति नहीं था। एक बात, क्या मदरसा दारुल उलूम देवबंद अपने उसूल बनाने वालों में वलीउल्लाह दहलवी को एक आदर्श मानते हैं कि नहीं? तीसरी बात, ये जो इस तरीके की बातें करते हैं कि गजवाए हिंद में जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा, इन्हीं बातों से तो तकलीफ है, इन्हीं बातों से तो लड़के तैयार होके जो है उल्टी सीधी देश विरोधी गतिविधियां करते। एक बात बताइए आप मुझे, ये कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है कि जब तालिबान अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार को हटा करके आतंकी ढंग से वहां पे कब्जा करता है तो बोलता है कि हम देवबंदी हैं। जब आफिया सिद्दीकी, एक पाकिस्तानी औरत जो MIT की साइंटिस्ट थी, जब वो अमेरिका में पकड़ाई, उसको 86 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया गया, आतंकी गतिविधियों में शामिल पकड़ाई, तब उसके बारे में जब पता चलता है तो पता चलता है देवबंद की आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। आपकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर लोग ऐसा क्यों करते हैं? जवाब आपको देना है मान्यवर। और भारत में आप लोग ऐसा इसलिए नहीं हो सकता या इसलिए नहीं कर पाते हैं, एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत लोकतंत्र है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हमारे पास पूरा तंत्र मौजूद है, जो कि अभी आप पर FIR होगी ना उत्तर प्रदेश में तो आपको पता चल जाएगा। आप बच्चों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बताइए, गरीब से गरीब मुसलमान के बच्चे को आप मदरसों में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों उसको स्कूली शिक्षा का आप जाने का आप अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं? क्यों आपने अपने संविधान में दारुल उलूम देवबंद के संविधान में लिख रखा है कि हम किसी प्रकार की सरकारी इमदाद नहीं लेंगे, हम किसी प्रकार का सरकार का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप अपने एमाल ठीक करिए। देश के सबसे गरीब मुसलमान के गरीब बच्चे के अधिकारों का हनन करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चों को तरक्की की राह पे ले जाइए, ना कि बच्चों को अपने इस प्रकार के एजेंडे का खिलौना बनाइए। ओके, रुकिएगा, मैं आऊंगा। रुकिए साजिद रशीदी जी 1 मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना है। साजिद रशीदी जी 1 मिनट रुकिए, मैं ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा इस ब्रेक के बाद। जी
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। चलिए, दो टुक आप देख रहे हो। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध भारत के विरुद्ध। ये सवाल इसलिए क्योंकि देवबंद जो है, सहारनपुर में देवबंद जो है, दारुल उलूम देवबंद जो है, वहाँ से उसकी वेबसाइट पर एक जो है फतवे के समर्थन में उसकी वेबसाइट पर कुछ जानकारी है। और वो समर्थन भी किसका है? वो गज़वाए हिंद का समर्थन है। यानी भारत के खिलाफ जो है वो एक तरह से जिहाद, भारत के खिलाफ युद्ध, उसका जो है समर्थन है। और उसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग ने, NCPCR ने बाकायदा उसको लेकर एक कड़ा कदम उठाया और कहा है कि देवबंद के खिलाफ जो है एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उसी सब को लेकर जो तमाम सवाल उठे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ जो हैं, मेरे साथ
प्रियंक कानूनगो जी जुड़े हैं, लेकिन मैं फिलहाल उनको विदा कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक कानूनगो जी, एनसीपीसीआर के। मैं 1 मिनट रुकिए सर, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ 1 मिनट। प्रियंक कानूनगो जी से 10 मिनट मैंने मांगे थे, 1 मिनट से आ रहा हूँ सर। प्रियंक कानूनगो जी से मैंने 10 मिनट मांगे थे, लेकिन उनको मैंने आधा घंटा फिलहाल रोका। मेरे साथ बाकी मेहमान जो हैं मौलाना साजिद रशीदी हैं, मनीष शुक्ला जी हैं और फिरोज़ बख्त अहमद जी हैं। मैं आता हूँ मैं पहले मनीष शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। सर 1 मिनट रुकिएगा साजिद रशीदी जी। मनीष शुक्ला जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, और मनीष शुक्ला जी का रिस्पॉन्ड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पूरा मामला है, और एनसीपीसीआर ने जब शिकायत की है तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासन इसको देख रहा है और कैसे इस पूरे मामले से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा साजिद रशीदी जी ने कहा, उनका भी अपना पक्ष है, इसको लेकर एक बड़ा विवाद भी हो सकता है। मनीष जी। देखिए अशोक जी, अलनासा नामक किताब को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी किया कि गजवाए हिंद जायज है, और ये 2015 का प्रकरण बताया जा रहा है कि 2015 को इसको वेबसाइट पर डाला गया। तब जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से कुछ इसी तरह के विचारधारा की सरकार थी। तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने वाली सरकार थी अखिलेश यादव। वो समय था जब आतंकवादियों को भी इसलिए छोड़ा जाता था कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो कप्तान और डीएम को लिखा है उसका परीक्षण किया जा रहा है। यदि ये सारे प्रकरण में सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कानून कठोरता से कार्रवाई करेगा, और जो भी इसमें शामिल है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भी साजिद जी कह रहे थे कि इतिहास की बात है। उनकी बात अगर मान लिया भी जाए कि इतिहास की बात है, तो भी ये जो गाजी और ये जो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर तमाम एग्जाम्पल मौजूद है। पाकिस्तान में, कश्मीर में जो आतंकी घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, ऐसे लोग भी अपना नाम गाजी रखकर ही गाजी 1, गाजी 2, गाजी 3 इस तरह करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके अतिरिक्त पटना बिहार के फुलवारी शरीफ और मोतिहारी में जब एनआईए ने कार्रवाई की पीएफआई के खिलाफ, तो वहां जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, जो तथ्य बरामद हुए, उसमें स्पष्ट किया गया कि ये जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, या आगे उसके लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा था, वो दरअसल गजवाए हिंद के लिए किया जा रहा था। तो इससे कार किया नहीं जा सकता कि ये कॉन्सेप्ट, भले ही इसको इतिहास की बात कहा जाए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में तमाम लोग काम कर रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन इसमें लगातार काम कर रहे हैं। इसके पुख्ता सबूत मिले हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तथ्य मिले हैं। तो ऐसे छोटे बच्चों के स्कूल में अगर उसकी वेबसाइट पे इसको बताया जाएगा कि नहीं ये सत्य है, ये हकीकत है, तो उन बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो इससे इंस्पायर्ड नहीं होंगे? इंस्पायर्ड होके जो जहां बच्चे अगर शिक्षा इसलिए लेते हैं कि देश की तरक्की, देश के विकास में सहयोग करेंगे, देश में अपना योगदान करेंगे, वहां वो इससे अगर इंस्पायर्ड हुए तो वो क्या करेंगे? तो हमको लगता है कि साजिद रशीदी जी को तो पहले तो दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे के खिलाफ बोलना चाहिए था। उनको कहना चाहिए कि इसको तत्काल हटाया जाए, और रहा हमारी सरकार का सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल, तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ओके, साजिद रशीदी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये बात एक बात ये जरूर है, इस बीच डॉक्टर नंद किशोर गर्ग भी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। लेकिन साजिद रशीदी जी, बात ये है कि आपने कहा ये इतिहास है, अब सही बात है, अल्लाह के संदेशवाहक तो अब नहीं है, लेकिन सवाल ये कॉन्सेप्ट एक है। और जैसा अभी मनीष जी ने कहा, मैं भी देख रहा था आने से पहले जब रिसर्च कर रहा था, ऐसे बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनके पास पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि गजवा हिंद बनाने के लिए निकले थे वो भारत को, और इसीलिए उन्होंने पूरा आक्रमण करने की, भारत में आतंकी हमला करने की साजिश रची। तो सवाल ये है कि अगर ये इतिहास है तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चों को ये भी तो क्लियर करना चाहिए कि भाई ये चीज पुरानी है, अब ऐसा नहीं है, गजवा हिंद का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आप किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। क्या ये जिम्मेदारी देवबंद की नहीं है? देखिए श्रीवास्तव जी, एक बात समझ लीजिए, मनीष जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने बताया कि ये इतिहास है। दूसरी बात ये है कि ये 2015 का खुद मनीष जी ने एक्सेप्ट किया कि 2015 में ये फतवा अपलोड हुआ और आज तक है। पिछले 8 साल से सरकार इनकी भी है, 8 साल में क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
ये आज ही क्यों 2024 के इलेक्शन से पहले इसको उछाला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हमारे देश में हमारी एजेंसीज, अगर हम उन एजेंसी से ज्यादा बढ़कर बात करेंगे कि साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी एजेंसीज को पता नहीं है और हमें ज्यादा जानकारी है कि साहब ऐसा हो रहा है और नाक के नीचे हो रहा है और एजेंसी जो है आंख मूंदे बैठी है। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरा मानना ये है कि हमारी जो एजेंसी हाँ, एक मिनट मनीष जी उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूँ। मनीष जी एक मिनट, मनीष जी एक मिनट रिस्पॉन्ड, एक मिनट रुक जाइए, बीच में नहीं, मनीष जी 2 मिनट रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो गई, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका फिर आप बोलिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। एजेंसीज पे नहीं सवाल, बल्कि एजेंसीज ने जो गिरफ्तारियां की हैं, जो एजेंसीज ने डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं, उसमें स्पष्ट है कि जवाए हिंद के लिए ही वो खून खराबा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है। ठीक है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ बोलिए। हमारी जो एजेंसीज हैं, क्या उनको दारुल का पता नहीं कि वो क्या पढ़ाते हैं? क्या उन एजेंसीज को ये पता नहीं कि देश भर में जो 10 लाख मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या उन एजेंसीज को ये पता नहीं है कि इन मदरसों से आतंकवादी ही निकलते हैं? पर साजिद जी, पता नहीं है, साजिद जी एजेंसीज को सब पता है। नहीं साजिद जी, एक मिनट साजिद जी, इसी पर रिस्पॉन्ड कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। बहुत संभव है कि ये जानकारी जो है ये कहीं ना कहीं से एजेंसी के माध्यम से जो तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत संभव है कि एजेंसियों के माध्यम से ये जानकारी पहुंची हो। हम ये कैसे कह सकते हैं एजेंसियों को पता नहीं, और हम ये कैसे कह सकते हैं एजेंसियों ने इस पर कुछ नहीं किया? एजेंसियों ने सरकार को हो सकता है फीडबैक दियो, एनसीपीसीआर को फीडबैक दियो कि बच्चों को यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। अगर एजेंसियों ने फीडबैक दी है कि दारुल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है, तो पिछले 70 साल से आजादी के बाद से उस संस्था पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर फीडबैक दी है, या तो फीडबैक दी है या नहीं दी है। अगर दी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नहीं दी है तो फेलियर है, क्योंकि वहां गजवा हिंद तैयार किया जा रहा है। ये दोनों सवाल तो हैं अपने आप में। पर सवाल तो ये ना, अब अगर कार्रवाई हो रही है तो उसका विरोध क्यों? अगर फर्ज कीजिए कि पहले कार्रवाई नहीं हुई 70 साल तक, और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर 2000 युद्ध का ऐलान है ना, अगर भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान है, तो इसको हम ये कह के तो नहीं रोक सकते ना कि चुनाव आ रहा है तो चलिए चुनाव के समय इसको नहीं उठाएंगे, चुनाव के बाद उठाएंगे। अशोक जी, मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूं कार्रवाई का। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं, सरकार है मनीष जी की, करें कार्रवाई। अगर इस पर कार्रवाई बनती है तो करें कार्रवाई। सवाल ये है कि इस पर कोई कार्रवाई बनती नहीं है। फतवा देने का मेरा संवैधानिक अधिकार है, फतवा देना का प्रचार प्रसार। हाँ, फतवा देने का आपको संवैधानिक अधिकार है। कौन से संविधान में कहा लिखा है कि आप फतवा दे सकते हैं? संविधान में वहां लिखा है जहां संविधान में मुझे अपने मजहब की आजादी दी है, वहां संविधान में। तो वहां ये लिखा है कि आप भारत के खिलाफ फतवा दे सकते हैं, भारत में जिहाद करने के लिए, भारत में गजवा हिंद के लिए फतवा दे सकते हैं। क्या ये कहीं लिखा है? अशोक भाई, ये भारत के खिलाफ है ही नहीं फतवा। अरे गजवा हिंद का मतलब, उसी पर तो डिबेट हो रही है सर। एक मिनट, अच्छा ठीक है, ओके, मैं इस पे भी डिबेट कर लेता हूं। गजवा हिंद की कॉन्सेप्ट है ना कि भाई ये खिलाफ है। सर एक मिनट, मैं वही तो कह रहा हूं सर। एक मिनट सर, जो मैंने जितना पढ़ा है, मैं नंद किशोर जी आ रहा हूं, अल्लाह के संदेशवाहक ने भारत पर, यानी हिंद पर, जो भारत की पूरी भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत पर हमले का वादा किया था। उन्होंने कहा था अगर मैं जिंदा रहा तो इसके लिए मैं खुद की और अपनी संपत्ति कुर्बान कर दूंगा। किसके लिए? गजवाए हिंद के लिए। किस पर हमला करेंगे? भारत पर हमला करेंगे। भारत पर हमला करेंगे, गजवाए हिंद बनाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट, ये भारत के खिलाफ युद्ध नहीं तो क्या है सर? अब आप इसको घुमा फिरा के, लेकिन एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, मैं मौका दूंगा। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी। एक तो मैं इस्लामिक स्कॉलर साहब से पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान की मांग करने वाले जो आज पाकिस्तान है, उन्होंने तो मांग नहीं की थी। ये तो लखनऊ के अंदर जहां आप लोग बैठ के सारी ये बहस कर रहे हैं, मनीष जी बैठे हैं, ये सारे रेजोल्यूशन लखनऊ से हुए। जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो गए भी नहीं, क्यों? उनको शेष एजेंडा है उनका। बाकी का जो एजेंडा पूरा करने के लिए आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं। निजी नहीं सर, निजी नहीं नाजायज फायदा उठाने के लिए। क्या बात है। मेरा ये मानना है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार जी से, योगी जी से चाहूंगा कि सहारनपुर में एक्शन लेते हुए गजवा और गाजीपुर, गाजियाबाद जैसे शब्द
जो आज भी फिर याद दिलाते हैं कि इस्लाम यहाँ पर विजयी होने के लिए आया था, हमें नीचा दिखाने के लिए आया था। वो संविधान को नहीं मानते। संविधान का लाभ उतना ही लेंगे कि आजादी है बोलने की। संविधान के अंदर ये कहाँ लिखा है कि आप कोई भी फतवा जारी कर सकते हैं? ये पुरानी मानसिकता, आदिकाल की मानसिकता, 6वीं 7वीं शताब्दी की मानसिकता को आप लोग छोड़कर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर जो हमारी इच्छा है भारत सरकार की, उसमें शामिल हों। 70 साल 60 साल जो कुछ हुआ उसी के तो परिणाम रहे कि एक तबके को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा पहला अधिकार मनमोहन सिंह ने कहा। सारे संसाधन पर पहला अधिकार किसका है? माइनॉरिटी तो पारसी हैं, पारसी से माइनॉरिटी तो कोई नहीं इस देश में, जो अपने देश से भी भेज दिए गए थे, मार दिए गए थे, और 70,000 सारे हैं। वो कभी अपने आप को माइनॉरिटी नहीं मानते। जैन अपने आप को माइनॉरिटी नहीं मानता। जो 20 करोड़ क्लेम करते हैं, अभी 10 लाख आपने मदरसे बता दिए, 10 लाख मदरसे हों, और फिर ये हाल है कि इस्लाम के अंदर कट्टरता क्यों बढ़ रही है, देश के प्रति प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा। आज भी मैं अभी देख रहा था अयोध्या के मुसलमानों से, इंडिया टीवी के लोगों से बात करते, वोट सब कुछ कर रहे में मिल रहा है, वोट देने में तो अभी हमने निर्णय नहीं किया कि निर्णय तो फतवे से वोट हम छोड़ देते हैं, वोट तो आपका सबका निजी मामला है। लेकिन के अंदर जो प्रियांक जी काम कर रहे हैं, बेशक देरी से शुरू हुआ, उस प्रियांक जी को आप लोगों को शाबाशी देनी चाहिए कि वो इतनी हिम्मत से इस देश के मुसलमान के बच्चे भी भारत सरकार की इस नीति से शिक्षा प्राप्त करके वो भी स्कॉलर बने, वो भी नोबेल पुरस्कार जीते, वो बड़े साइंटिस्ट बने। एपीजे कलाम उनके लिए एक मॉडल होना चाहिए। ओके। परंतु आज यदि मॉडल साजिद रशीदी जी होंगे तो मुझे दुख है। चलिए सर, मेरा फिर निवेदन है, हम निजी टिप्पणी किसी पे नहीं करें, मेरा सबसे निवेदन है। लेकिन फिरोज बख्श जी, जो इस डिबेट में इंपॉर्टेंट बात दो ही हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट जो है, क्या हम उसको ये कह दें पुरानी चीज है और आज वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन गजवाए हिंद से प्रेरणा लेकर तमाम आतंकी भारत पर हमले तय होते हैं। तो क्या आज गजवाए हिंद को, अगर देवबंद इसको जो है जस्टिफाई करता है, इसको सही ठहराता है, तो क्या ये सही है? क्या ये भारत के खिलाफ हमले, भारत के खिलाफ युद्ध के लिए एक मानसिक रूप से एक वैचारिक जमीन तैयार करना नहीं हुआ? हाँ अशोक भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। हाँ नहीं, मैं देखिए, अब सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे 46 मिनट बाद मौका दिया है। खैर चलिए, दे रहा है शायद कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी और पक्की बात कह के जाऊंगा। और मैं अपने जो मेरे काबिल दोस्त हैं, सारे काबिल दोस्त हैं इंक्लूडिंग यू, मैं नहीं चाहूंगा बीच में कोई रखना अंदाजी करे या रोक टोक करे। हालांकि 2 टूक है तो आप मुझे मत रोकिए। देखिए, ऐसा है, जहां तक देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ताल्लुक है, ठीक है, जहां तक देश की सुरक्षा का ताल्लुक है, उससे किसी हालत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर प्रियंक कानून गो, कि जिनके नाम में लफ्ज कानून भी है, उन्होंने अगर कानूनी तौर पर इस फतवे को या इस इंस्ट्रक्शन को जो है गलत समझा कि गजवाए हिंद जो है ये कोर्स में होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान कानून से चलता है। अगर इसको कानूनन गलत समझा तो उन्होंने मतलब सही समझा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए क्या है, ये गजवा जो है, ये गजवा उसी तरह से है, कुरान के अंदर लिखा है, हदीस के अंदर लिखा है, जैसे लफ्ज काफिर है। ठीक है, हम हिंदुओं को काफिर नहीं मानते, किताब के लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आपने सुना होगा मुसलमानों में काफिर कहते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, 24 आयतें हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कुरान में लिखी हुई हैं, हदीसों में लिखी हुई हैं, आम जिंदगी में नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो गजवा का जो फतवा जो है, फतवा का ये इंस्ट्रक्शन, इसको बच्चों को मैं समझता हूँ नहीं पढ़ाया जाए, उससे उनके दिमाग और उसके जो जहन जो है वो जहरीले होंगे और वो गलत रास्ते पे चल सकते हैं। जैसे तौकीर रजा साहब अक्सर कहते रहते हैं, हमने अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को रोक रखा है, छोड़ दिया, खुली छूट दे दी, क्या होगा। दूसरी बात ये देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपकी कही हुई बात है, उनके जमाने में गजवा होता था। लेकिन मैं नहीं समझता जब तक हमारे जैसे लोग मौजूद हैं, रशीदी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, वो मुझे लगता है जो बात कर रहे हैं, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल।
हम जो है एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, आज एक ही साइड की बात कर रहे हैं, उनका अंदाज कुछ और है कहने का। तो आप उनकी इस बात से सहमत हैं? आप उनकी इस बात से सहमत है कि फतवा देना संवैधानिक अधिकार है? फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श साहब, नहीं, आप उनकी इस बात से सहमत है कि फतवा देना संवैधानिक अधिकार है? सुनिए, मेरी बात सुनिए, गलत फतवा देना मजहबी तौर से भी गलत है और संवैधानिक तौर से भी गलत है। अगर ग़ज़वा-ए हिंद का फतवा दिया गया है, बच्चों के जहन को जहर आलूद किया जा रहा है, मुल्क के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है, गलत है। देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने और हदीस में भी लिखा हुआ है कि जहां जिस मुल्क में रहते हो उससे मोहब्बत करो, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। मैं तो कहता हूँ हुब्बुल वतनी पूरा ईमान है, ठीक है। तो मतलब उन चीजों पर गौर करना चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने तो ये कहा था हिंद की जानिब से आती ठंडी हवाएं, तो गजवा कैसे कर लेंगे? ये बिल्कुल फालतू की चीजें हैं, कोई गजवा नहीं होने वाला, ना 100 साल बाद, ना 1000 साल बाद। बाकी अगर जो चीजें लिखी हुई है इसका मान सम्मान सभी मुसलमान करते हैं, लेकिन गजवा हिंदुस्तान में नहीं होगा। और अगर इसको बच्चों को बता, और भी बहुत कुरान में और इस्लाम तो इससे रिलीजन ऑफ पीस, इतनी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें, उन बातों पे जोर दिया जाए। और मैं समझता हूँ, आखिर में कहूंगा, मौलाना आजाद ने हिंदुस्तान को कहा था दिस इज अ लैंड ऑफ पीस, दारुल अमन, दारुल हरब नहीं कहा था। दारुल हरब ऐसा मुल्क होता है जहाँ जो राजा है वो गैर मुस्लिम हो। तो एक बहुत प्यारा मुल्क है। और मैं साजिद भाई की बात को मैंने बहुत आराम से सुना, बहुत कायदे से बात कर रहे थे। लेकिन अगर बच्चों को मदरसे में इस तरह की बात पढ़ाई जाए कि गजवा होगा, वो आप छोड़ दीजिए। Let these things buried in the scriptures. ओके, एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद साजिद जी ने जो सवाल उठाए थे, खास करके ये कि भाई 15 साल, मनीष जी उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं मनीष जी आपके पास। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार, कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं।
भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोटुक आप देख रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप जानते हैं आज गुरुवार है और इस बार की जो क्विज है वो आपको बता देते हैं। इस बार की जो हमारी क्विज है, हमारा जो सवाल है वो स्क्रीन पर है। 2024 की रिपब्लिक डे परेड में इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी कंटिंजेंट का नेतृत्व किसने किया? ये आंसर, ये हमारी पिछली बार की क्विज है, उसका हम जवाब दे दें। क्विज हम कल बताएंगे, लेकिन इसका आंसर है असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा। जी हां, असिस्टेंट कमांडर चुनौती शर्मा ये सही जवाब है। और हमारे जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी को एक आकर्षक इनाम मिलेगा। तो ये हमारा पिछले बार की क्विज का सही जवाब है। और कल शुक्रवार को एक बार फिर एक नई क्विज के साथ हम आएंगे। और चलिए इस डिबेट को एक बार फिर से शुरू करते हैं। आज की डिबेट को मैं फिर कह रहा हूं कि गजवाए हिंद को अगर ये पुराना कॉन्सेप्ट है तो सवाल ये है कि आज इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करना किस हिसाब से सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये जो है वो अपने आप में गलत कॉन्सेप्ट है। और आज भी इस तरह से जिसका जिक्र हुआ, कई आतंकी हमलों में गजवाए हिंद का एक इस्तेमाल हुआ। और आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। पाकिस्तान में आज भी जो कट्टरपंथी मौलाना है ना, वो गजवाए हिंद की व्याख्या लगातार करते हैं। और वो क्या है, जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं गज़वा हिंद का भी कोई तस्करा मिलता है। देखें, गज़वा हिंद के बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। मेरी उम्मत के 2 गिरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलके लड़ाई करेगी। इससे भी पता चलता है हजरत ईसा ने आना है। और गामदी साहब जो कहते हैं कि नहीं आना, उनका नजरिया गलत है। ठीक है। अब जो हिंदुस्तान का जिसका हदीस में तस्करा आता है वो उसमें पाकिस्तान भी दाखिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंदुस्तान था वो क्या था? पाकिस्तान भी। तो जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्न कासिम था, जिसने जो हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते से आया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का जिक्र, उसने इस्लाम फैलाने का। तो ये पूरी व्याख्या आज भी की जाती है, हिंदुस्तान पर हमले का जिक्र किया जाता है इसमें। मनीष जी, लेकिन बात एक बार ये उठी कि 2015 से था, तो फिर अब क्या चुनाव को देखते हुए इसको एक्टिवेट किया गया? देखिए, 2 बातें हैं अशोक जी। 2015 से था, वेबसाइट पे अपलोड था और शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। ऐसा जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन आपके साथ थे, उन्होंने उसको विस्तार से बताया। देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने फुलवारी शरीफ की घटना का भी जिक्र किया, कश्मीर में तमाम आतंकी गाजी बनकर ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एयर इंडिया ICC 814 का प्रण हो, जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे जो हमला हुआ, जो संसद पर हमला हुआ, उसका जो सरगना था उसका नाम था गाजी बाबा। पुलवामा पे भी जो मास्टरमाइंड था पुलवामा अटैक का, उसका वो भी गाजी नाम रखकर चलता था। यानी एक कॉन्सेप्ट तो इस दुनिया में चल ही रहा है। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि साजिद रशीदी जी और तमाम जो लोग पैनलिस्ट बैठे हैं उनको एक लाइन पे इस बात को कहना चाहिए कि हर वो शब्द जिस शब्द से देश के विरोध की बू आती है या देश के खिलाफ वो शब्द जा सकता है या हमारे जो बच्चे हैं उनके मन में कुछ गलत भावनाएं आ सकती हैं, वो गलत तरफ से मुड़ सकते हैं, उसको हटाया जाना चाहिए। ये गलती है देवबंद उनकी, इसको कहने में आखिर क्या आपत्ति है? ये कहना 15 में भी चुनाव आ रहा है, चुनाव नहीं आ रहा है, चुनाव, ये हर बात को चुनाव के आड़ में कब तक बचेंगे लोग? कोई कानून आ जाए तो चुनाव को देखकर आ रहा है। अरे इस देश में हर साल हर 6 महीने पे चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, विधान परिषद के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, तो कोई कार्रवाई ना हो। ओके,
मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पर जी, डीएम कप्तान को शिकायत की गई है, गलत पाए जाने पर निश्चित रूप से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ओके, कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, मनीष जी कह रहे हैं। साजिद जी, बहुत संक्षेप में, समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जैसा मनीष जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई इसका सीधा सा सॉल्यूशन नहीं था। अगर आप कह रहे हैं ये चीज अब नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं, तो फिर ये कहना चाहिए कि भाई ये बच्चों को आज पढ़ाई क्यों जा, हटा दीजिए, इसमें से खत्म कीजिए। देखिए अशोक जी, वसीम रिजवी के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो जिहाद के बारे में बताई जाती हैं, उनको निकाला जाए। याद है आपको? बड़ा विवाद हुआ था जी। कुरान में है वो आयतें, निकाल दें हम उनको। नहीं, लेकिन बच्चों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना सर। नहीं, वो ठीक, बच्चों को तो पढ़ाया जाता है कुरान। नहीं, तो बच्चों आप, तो फिर आप गजवा हिंद, इसका मतलब बच्चों को पढ़ाना सही जायज ठहराएंगे क्या? गजवा हिंद के बारे में बच्चों को आज पढ़ाना सही है, जिस गजवा हिंद पे वो कह रहा है कि भारत पर हमला करना है? नहीं है, किसने कहा है? फतवे में तो कहीं लिखा नहीं कि भारत पे हमला करना है। अरे सर, मैंने आपको, अरे गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट ही है भारत पर हमला। अरे भाई साहब, अच्छा आप जबरदस्ती थोपिए मेरे ऊपर। अरे जबरदस्ती सर, मैंने आपको पाकिस्तान के मौलाना क्या कहते हो बता दिया, मैंने ये आपको बता दिया। मुझे मेरे से ज्यादा इस्लाम तो आप जानते हैं। साफ लिखा है, अल्लाह के संदेशवाहक के ने भारत पर हमले का वादा किया है, यही तो है गजवा हिंद। और भारत पर हमला मतलब क्या हुआ? भारत पर हमला करके गजवा हिंद बनाना क्या हुआ? सुनिए, पाकिस्तान के मौलाना ने तो पाकिस्तान का भी जिक्र किया। सर मैं गजवा हिंद, तो उन्होंने यही तो कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि अब वहां पे जरूरत नहीं है। नहीं होती मेरे भाई अशोक भाई। सर साजिद जी मैं आप साजिद जी रहने दो। साजिद जी, गजवा, अच्छा गजवा हिंद क्या भारत पर हमले से कोई संबंध नहीं है? उसको मानो। नहीं, आप गजवा हिंद का भारत पर हमले से कोई संबंध नहीं है? कोई संबंध नहीं। कौन करेगा? कौन करेगा मतलब? मैं अपने घर को तोड़ूंगा। अच्छा, तो गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट क्या? मुझे 30 सेकंड में बताइए। 30 सेकंड में बताइए गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट क्या है? तोड़ूंगा मैं। नहीं सर, 30 सेकंड में बताइए गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी मुझे, अरे हल्द्वानी में आप कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने हल्द्वानी का जिक्र मत कीजिए। मैंने 30 सेकंड में, नहीं 1 मिनट रुकिए सर, एक मिनट आपने सारी बातें वही की जो नफरत वाली हैं। नहीं 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए सर प्लीज, मेरे पास समय नहीं है, 1 मिनट रुकिए। जी माफ कीजिए, मुझे दूसरे चैनल पे बैठना है। अच्छा ठीक है साजिद जी, शुक्रिया आपका, आपको दूसरे चैनल पे जाना है, मुझे भी ये कार्यक्रम खत्म करना है। लेकिन नंद किशोर जी 30 सेकंड में जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। नंद किशोर जी, कहने में मनीष जी से सहमत हूँ कि वो वेबसाइट से हटाएं और कहें कि ये आउटडेटेड है, पुरानी बातें, और हम इससे सहमत नहीं है। इतना काम तो दारुल जो अपने देवबंद वालों को कर देना चाहिए। मौलाना मदनी साहब बहुत बड़े लिबरल बनते हैं, मेरे साथ कई कार्यक्रमों में रहे हैं। उनको इतना तो कहें कि ये 2015 में जो नोटिस है इसको विड्रॉ कर। बिल्कुल, असली बात यही है कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। आप इस पर अड़े क्यों हैं? आप इसको रखना भी चाहते हैं तो फिर कार्रवाई तो होगी, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी ऐसा जो तालीम देने वाली संस्था है, अगर वो गजवा हिंद का जिक्र करेगी, ये कहेगी भारत पर हमला जायज है और भारत पर हमला करने वाला जो है शहीद है, तो मुझे लगता है ये भारत विरोधी है, देशद्रोही है, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान है। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।